नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में चर्चा करेंगे कि संवैधानिक मूल्यों पर कितने खरे हैं हमारे विश्वविद्यालय। क्या विश्वविद्यालय अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं? बेहतर इंसान गढ़ने और सामाजिक असमानता मिटाने में कितनी कामयाब हो रही है हमारी शिक्षा? हाल के दिनों में उच्च शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले छात्रों का असंतोष बढ़ा है, चाहे वो नए कोर्स पैटर्न को लेकर हो या नॉन नेट वजीफा बंद करने का मामला हो या फिर समावेशी विकास के स्तर पर भेदभाव की शिकायतें। क्यों ऐसा है कि एक के बाद एक दलित छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं? क्या इस असंतोष के लिए जिम्मेदार छात्रों का राजनीतिकरण है या फिर हमारी व्यवस्था की खामियां अब सतह पर आने लगी हैं? क्या कोई उपाय है जिससे हमारे विश्वविद्यालयों की प्रासंगिकता, उपयोगिता बनी रहे और ज्ञान के केंद्र के रूप में छात्रों का आकर्षण कम न हो? आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं टीके उमेन, आप जेएनयू में एमेरिट प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं एसई हसनैन साहब, आप फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, यूजीसी के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। क्या आप अभी भी हैं? नहीं, बनी जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं राहुल सिंह, आप इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन में विजिटिंग फेलो हैं और इसके अलावा आप बिरला इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं सुधा पाई, आप जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं और इसके अलावा आप प्रो वाइस चांसलर भी रह चुकी हैं। आप सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जेएनयू में प्रोफेसर रही हैं। हमारे साथ इसके अलावा सुषमा यादव हैं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर हैं और इसके अलावा आप इग्नू में प्रो वाइस चांसलर भी शायद रह चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर सतीश देशपांडे भी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और इसके अलावा हम यहाँ पर छात्र छात्राओं का भी स्वागत करना चाहेंगे। हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि दरअसल छात्रों में असंतोष क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे वजहें क्या हैं। कॉलेज छात्रों के असंतोष का इजहार कुछ इस तरह हो रहा है, मगर उनके असंतोष की जड़ें आखिर कहाँ हैं? पढ़ने लिखने आए छात्र ऐसे आंदोलन की राह क्यों पकड़ रहे हैं? क्या इसके लिए जिम्मेदार यूनिवर्सिटीज के अंदरूनी हालात हैं? दरअसल भारत के सरकारी विश्वविद्यालय आज कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मसलन महंगी शिक्षा देने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज बड़ी संख्या में खुल रही हैं और धनी वर्ग के छात्रों को अपनी तरफ खींच रही हैं। आशंका जताई गई है कि रसूखदार तबकों की दिलचस्पी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में खत्म हो सकती है और तब उनका वही हाल हो सकता है जो सरकारी स्कूलों का हुआ। एक बड़ी समस्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज के संचालन में फैला तदर्थ यानी एडहॉक नजरिया है। दिशा और साफ नीतियों के अभाव से ज्यादातर विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गंभीरता प्रभावित हुई है। सवाल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर भी उठे हैं। शिकायत है कि विश्वविद्यालयों को सरकारी विभाग की तरह देखने का नजरिया सरकारों में बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में वंचित तबकों को पर्याप्त जगह न मिलने और दलित गरीब छात्रों के साथ भेदभाव की शिकायतें भी बदस्तूर बनी हुई हैं। तो कहा जा रहा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज का दायरा सिकुड़ रहा है, इन संस्थानों में असुरक्षा की भावना गहरा गई है, संकीर्ण सोच और रूढ़िवाद की जड़ें वहां मजबूत हो रही हैं। पाठ्यक्रमों पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर गौर किया जाए तो अक्सर शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। मुद्दा है कि जो शिक्षा सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त न कर पाए और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप छात्रों की सोच को न गढ़ सके, उसकी कितनी अहमियत है। इसके अलावा कुछ फौरी मुद्दे भी हैं। विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने से शिक्षा का स्तर गिरा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर आरोप है कि वो यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता का अतिक्रमण कर रहा है। नॉन नेट पीएचडी स्कॉलर्स का वजीफा बंद करने जैसे उसके फैसलों ने भी छात्रों को नाराज किया है। एडहॉकिज्म की समस्या अलग है। मशहूर विश्वविद्यालयों में भी स्थायी शिक्षकों की कमी और बिना पूरी तैयारी के नए कोर्स शुरू करने का चलन इसकी मिसालें हैं।
आखिर इन प्रवृत्तियों के लिए कौन जवाबदेह है? ऐसे अनगिनत सवालों ने आज पब्लिक यूनिवर्सिटीज को घेर रखा है। हसनैन साहब, अगर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करूं, क्योंकि इन दिनों छात्रों का संतोष का केंद्र जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जहां पर आप वाइस चांसलर रह चुके हैं और इससे जो उठी लहर है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। यही नहीं, और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा सामने आया उसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? असंतोष की जड़ें कहाँ पे हैं? असंतोष की जड़ें हैं जो सामाजिक असमानता, जो सच्चाई है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग आते हैं जो सामाजिक पिछड़े वर्गों से आते हैं। उनको हैदराबाद में आकर के लगता है कि कल्चरल शॉक हो रहा है, तो उसमें बहुत ही अनिवार्य है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके एक आगे बढ़ कर के उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनकी मेंटोरिंग करे। जब ये टूट जाता है तब असमानता बढ़ जाती है, तब लगता तो है क्या ये अब टूटा है या पहले से टूट रहा था? नहीं, ये तो हर साल नए नए बच्चे आते रहते हैं, तो ये तो जरूरी है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आए उसको कंटिन्यू करना चाहिए टू हैंड होल्ड द स्टूडेंट्स। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन की असफलता है या छात्रों के बीच आपसी कुछ? मेरे विचार से ये एडमिनिस्ट्रेशन की असफलता रही है। असफलता है जी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो कारण हुआ है इसका मेन कारण यही रहा। एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव। उसने तो इसका मतलब ये है कि जो कैंपसेस हैं उसमें कास्ट सीलिंग है। सुधा पाई जी। हाँ, कास्ट फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी सोसाइटी से ही आते हैं और वो अपने वैल्यूज़ आइडिया सब अपने साथ लेके आते हैं। और JNU पर्टिकुलरली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, सब जगह से छात्र हैं। इसमें मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि एटलीस्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड। इट इज़ नॉट जस्ट दलित्स, दलित के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। 67 साल बाद आज़ादी के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जिनके मदर एंड फादर, एटलीस्ट मदर, आर इलिटरेट। तो हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे पास कितनी मतलब प्रिविलेजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग अखबार पढ़ते हैं, घर में किताबें होते हैं, माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आते हैं, दे रिक्वायर इन माई ओपिनियन एक्स्ट्रा अटेंशन, और हम लोग इसको देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा मेंटरिंग, बेसिकली हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। मैं तो ये कहूँगी कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत कमिटेड भी होते हैं, और बड़ी स्ट्रगल से वो वहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद एक तो प्रॉब्लम है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश, क्योंकि जिस माहौल से वो आए हैं हो सकता है कि वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर उनके साथ संवेदनशीलता से और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए। इसमें एक और चीज़ भी है, आई वुड से हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम आते हैं, बट प्रॉब्लम जैसे ही आता है उससे डील करना चाहिए। जैसे हम लोग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। आपको 11 बजे रात को फ़ोन आता है चीफ मेडिकल ऑफिसर का कि एक स्टूडेंट है, ही वांट्स टू कमिट सुसाइड, तो इमीडिएटली एक सिस्टम है विच गोज़ इनटू एक्शन। जैसे वार्डन है, वार्डन उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। हमारे यहाँ 2 काउंसलर्स हैं, दूसरे दिन वो साइकोलॉजिस्ट, वो जो काउंसलर्स हैं उनके पास उसको मतलब तो बहुत ज़्यादा आप दोनों की बातों से ये लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता भी है, असफलता भी है। क्या आपको लगता है कि वो उतने सेंसिटिव या उतने सिंपैथेटिक नहीं हैं? ओवरऑल हम एजुकेशन की बात करें, मैं सिर्फ कोई एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ। अगर एक यूनिवर्सिटी में अच्छी व्यवस्था है तो क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसे फॉलो किया जा रहा है? You see, I will speak in English. It's true that there are lapses on the part of administration. Please remember, administrators are also part of the society. It's not that they are above prejudices, and if they carry their prejudices, sense of discriminations with them, wherever they are placed, they are likely to be reflected. But it is true that when any group, be it Dalits or the first generation learners, enter higher education, they enter with some amount of liabilities, social liabilities, and they find that they are not perceived as equals, not only by the teachers and administration, but also by fellow students. And because of that, there are built-in problems. And that needs to be looked at. In other words, what I'm trying to say is,
no particular segment of society can be identified as the culprit. It's a total problem of our society, and we are, as we all know. लेकिन मेरा सवाल ये है, सतीश देशपांडे जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। हमने बहुत कोशिश की कि अपने संवैधानिक मूल्यों को विश्वविद्यालयों के ज़रिए, शिक्षा के ज़रिए अपने नागरिकों को उसके अनुसार गढ़ने की कोशिश करें। क्या हमारे विश्वविद्यालय वाकई जो संवैधानिक मूल्य हैं उसके ऊपर खरे उतर पा रहे हैं? अमृता जी, मेरा ख्याल है कि संवैधानिक मूल्य जो हैं वो ज़्यादातर कागज़ पर रह जाते हैं। और ये सही है कि नियमों के स्तर पर, कानून के स्तर पर एक प्रकार की औपचारिक समता आई है, और हम कानूनी तौर पर यह मानते हैं कि हम सब बराबर हैं। लेकिन इस औपचारिक समता और वास्तविक समता के बीच की जो खाई है, इसे पाटना अभी बाकी है। और जिस खाई की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है एक प्रकार की आत्मीयता का, एक प्रकार की सहजता का। अब तक जिन लोगों को हमने कानूनी तौर पर हमारे विश्वविद्यालयों में दाखिला दिया है, वो हमारे विश्वविद्यालयों में वो माहौल ऐसा हम नहीं बना पाए हैं कि वो अपने आप को सहज महसूस कर सकें। तो आप भी एक तरह से ये मान रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक विफलता और कुछ हद तक शिक्षकों के भी कन्विंस ना कर पाने की या उनके प्रति उतना सेंसिटिव ना हो पाने की विफलता भी ये है? हाँ, यहाँ इसमें दो तरह की विफलताएं हैं। एक तरह की विफलता ये है कि जो औपचारिक स्तर पर मुहैया कराना है अलग अलग किस्म के छात्रों को, क्या वो मुहैया कराया जा रहा है या नहीं। लेकिन एक दूसरे तरह की कमी ये रह गई है कि हम अगर नियमों के एक तरह से लकीर के फ़कीर बने रहें, तो जिस तरह की हमें कुछ अधिक इनके लिए ऐसे नए छात्रों के लिए, जो शायद सुधा पै जी बोल रही थी कि पहली पीढ़ी में जो विश्वविद्यालय में पहले प्रवेश करने वाली पहली पीढ़ी है जी, उसके लिए हमें नियमों से कुछ दो कदम आगे जाके कुछ करना होगा, जिससे कि वो हमें उस प्रकार की संवेदनशीलता और उस प्रकार की सहानुभूति और आत्मीयता जतानी होगी जिससे वो अपने को विश्वविद्यालय में सहज महसूस कर। जी सुषमा जी, मैं अगर इस चर्चा में आपको शामिल करूं, जो अभी तक हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी अक्षमता है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो शिक्षक वर्ग हैं उनको भी जो जिस तरीके से सहानुभूति के साथ ट्रीट करना चाहिए ऐसे छात्रों को, वो नहीं हो पा रहा है। क्या आप भी ऐसे ही मानती हैं और यही है असंतोष की जड़? अमृता जी, मेरा दो परिचय आपने दिया है, एक परिचय और भी है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर चेयर इन सोशल जस्टिस की प्रोफेसर भी रही हूँ पहले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही जी। वो मेरा अनुभव है कई वर्षों का, और उससे पहले मैंने बहुत साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। तो एक शिक्षक के रूप में भी मैंने देखा है कि किस प्रकार से हम इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं या समावेशी वातावरण बना सकते हैं। और उसमें जैसा हसनैन साहब ने भी कहा और सुधा जी ने भी कहा, शिक्षकों को शायद कुछ कदम, दो कदम नहीं, मैं तो कहूँगी कुछ कदम आगे चलना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बात कह रहे थे उमन साहब, हमारे अंदर भी बायसेस होते हैं, कई बार वो हमें पता होते हैं, कई बार हमें नहीं भी पता होते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ उस बायसेस की वजह से जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उसको हम ये कष्ट की बात है। और मैं कहूँगी ये बात, क्योंकि कहते तो ये है ना, शिक्षा वो है जो हमें संस्कारित करती है, शिक्षा वो है जो हमें मुक्त करती है, साविद्या या विमुक्तया, यूजीसी का मोटो यही है। लेकिन हमारे देश में शिक्षित लोगों को देखने के बाद और पिछले कुछ वर्षों में विशेष तौर पर देखने के बाद ये लगता है कि शिक्षा ने हमें सच में मुक्त नहीं किया है जितना मुक्त करना शिक्षा ने चाहिए हमें मुक्त था। नहीं किया है तो राहुल और जी वो क्या? क्यों कह रही हूँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मैं देखा करती थी, मैं उस कमेटी में भी रही हूँ जो SC ST के एडमिशन्स को देखती थी। और मुझे याद है अधिकांश टीचर ये कहने की कोशिश करते थे, अच्छा बेटा तुम इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हो, नहीं 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 तुम नहीं कर पाओगे, इंग्लिश मत लो फिर फेल हो जाओगे, मैथ्स लेना चाहते हो मत लो, मैथ्स में फेल हो जाओगे। तो अगर हम ये मानकर बैठे हैं, ये सोचकर बैठे हैं, तो कहीं कोई पूर्वाग्रह तो है या कहीं कोई बेसमझी है। अगर वो पूर्वाग्रह नहीं है उन बच्चों के प्रति, अगर हम उन बच्चों को ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या उनके प्रति हम उन संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जिसके आधार पर हम वहाँ तक पहुँचे हैं या शिक्षक वहाँ तक पहुँचे हैं, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप ये मानेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय जो हैं हमारे देश में, ख़ास तौर से सरकारी विश्वविद्यालय,
उनकी प्रासंगिकता खतरे में है? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स जब इंडिया के बाहर जाते हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे 50 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं और वही प्रॉब्लम हो सकती है जो यहाँ के समाज में 50 स्टेट से या 30 स्टेट से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। एक मिनिमम क्वालिटी नॉर्म है जिसको बेसिस मान के सारे स्टूडेंट्स अपनी मेहनत के द्वारा क्लास में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसका बेस प्रोफेसर होता है, जैसा कि बाकी लोगों ने भी कहा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़ेक्टिवनेस कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस, प्रोफेसर की इफेक्टिवनेस क्लासरूम के अंदर रिफ्लेक्ट होती है और वो एक नया समाज क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो जाएगी? मैं उसी को अब यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ला रहा हूँ। अगर वो गाइडलाइन है तो उससे नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने कहा कि वो गाइडलाइन है। अगर आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं तो आप नेशन को क्रॉस कर रहे हैं, आप उसकी प्रिंसिपल्स को क्रॉस कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन अगर आप रिकॉल करिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स करके एक संस्था बनाई गई थी। आज हमारे सामने जो व्यवस्था है वो अमेरिका में करीब 1910 के आसपास वाली व्यवस्था से कंपेयर किया जा सकता है। उसमें कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं था जो एडमिनिस्ट्रेशन का या यूनिवर्सिटी का था। वो प्रोफेसर्स का एसोसिएशन था जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एसोसिएशन था और उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एंड एथिक्स की बात की थी, जिसको पूरे अमेरिका में हर यूनिवर्सिटी ने लागू किया, जिसको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉलो किया। जो अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है, तो वो है, उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर कोई समस्या है कैंपस में तो उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को आके वहाँ पे अपोजिशन करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। हम लोग यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखते हैं या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में ये देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो क्या हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे? डू वी वांट एनीवन एल्स टू कम फ्रॉम नेबरहुड एंड देन एड्रेस? लेकिन क्या हम हर फैसले को सामाजिक नजरिए से, सामाजिक और सांस्कारिक नजरिए से ही देखेंगे? तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या रह जाएगा? No, first of all, let's understand, education is not a panacea for all the ills and evils in any society. It may be a few steps ahead, but education which is conceived and implemented independent of the society cannot really sustain. Two, Cannot really sustain. yes, because that's the problem that we are facing. And secondly, some or other there is a feeling that if you have a good legal framework, it will take care of the rest. It's not. The whole instance of the first case of legislation happened because 1.5 centuries ago, to be precise, 1858, 1.5 centuries ago, in an institution where an quote unquote, a Harijan or untouchable boy was denied admission. So this is not something new that this kind of नहीं, लेकिन अगर हम 1858 का उदाहरण आज 2015-16 में क्यों ले आए? हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं क्या? No. You have not understood what I'm trying to say. And in spite of the fact that there has been untouchability laws existed for 1.5 centuries and much more recently, 1955, after India became independent, it's an all-India legislation. But in spite of the legislation, things are not really moving that far as we expect. In other words, my points are two. Do not try to segmentalize and try to say that here is a problem with the administrator, here is a problem with the professor, etc. No, all of them are part of the society. They are born and brought up, and to use a sociological term, socialized in the society. And those norms and values will have to be accepted to begin with as part of our society. But some of us, maybe professors, maybe some good administrators, can go 2 steps ahead. And they should be asked to move 10 steps ahead. I mean, I would say as a professor, I was in Jawaharlal Nehru University for 26 years. I mean, I have not come across this kind of लेकिन problems. बहुत सारे जानकारों को ये भी लग रहा है कि ये भेदभाव शायद इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ में SC/ST कम्युनिटी के टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है या जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। मुश्किल से 7% टीचर्स SC/ST कम्युनिटी के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो फिर क्या
इनकी कमी की वजह से भी उतना सेंसिटाइजेशन नहीं No, हुआ? no. If you take that argument forward, then you are creating a segment of population within the society, SC/ST teachers plus SC/ST students. That is much more dangerous. In fact, in JNU, I was responsible as head of the department of my particular department called Center for the Study of Social Systems to recruit the first SC person even before the legislation came into being. I remember my argument. I would say, अगर 19-20 का फर्क है और एक दलित boy is 19 and somebody else is 20, I would prefer the 19 boy from the Dalit background because he is a great reformer, a role model for the rest of his नहीं, community. लेकिन जो आपने किया वो मौजूदा वक्त में फॉलो हो पा रहा है कि नहीं? क्योंकि लगातार हमें यही शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए हमने SC/ST का पोस्ट वैकेंट रखा। ये not तमाम always. संस्थानों That is में not true. इसमें हमारी मानसिकता का भी बहुत है। अब आज के दिन में होता क्या है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन हमारा जितना अनुभव है, अगर हम कमेटी में बैठे हुए हैं और एक बंदा आ रहा है, वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा है, उसको हम चाहते हैं कि पुश कर दें SC/ST कैटेगरी में, ताकि जनरल कैटेगरी में हम एक दूसरे बंदे को ले लें। ये हमारी मानसिकता की प्रॉब्लम है। ये इसको मानना पड़ेगा कि आज के समाज में ये मानसिकता हमारे बीच में है। ऐसी सी छोटी छोटी मानसिकताओं की वजह से ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है कि यहाँ तनाव काफ़ी अरसे से चला रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ तनाव, इसके पहले भी 2002 के आसपास में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें 20-25 लोगों को एक्सपेल किया गया था, क्रिमिनल केस लॉन्च किया गया था। हमारे समय में वो लोग आए हमारे पास कि इनको नए तरह से देखिए इनको, एंड वी कुड जॉइन हैंड्स विद देम एंड टेल देम तो ओके वी हैव रिफॉर्म्ड एंड वी विल टेक यू बैक। अब ये भी एक जुड़ गया कि उस समय जो आदमी इन्वॉल्व थे वो अभी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली आदमी सोचेगा कि अच्छा उस समय भी आप इन्वॉल्व थे, अभी भी आप हैं, तो आप में कुछ कमी रह गई है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जाके उनसे बातें कीजिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझे जाना चाहिए था उनसे बात करने, बच्चों क्या हो रहा है। आपने ये तो बात बार बार की कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, लेकिन हमारा सवाल था कि उसको ठीक कैसे करना है। उसको ठीक करने का एक सबसे बड़ा है कि आप अपना गिव योर ईयर्स एंड आइज टू द पीपल, आप उनसे बातें तो कीजिए। और वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये कॉम्प्लेक्स इशू है, ये आज का नहीं इशू है, ये काफी नहीं, लेकिन पुराना ये issue है। सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है। अभी मद्रास IIT में इसी तरह का मामला सामने आया। एम्स में पिछले दिनों एक छात्र ने खुदकुशी की, ये तो वो भी सामाजिक इसी तरह प्रॉब्लम के है, भेदभाव इसको की वजह से खुदकुशी मानना की। पड़ेगा हम लोग को। अभी कुछ दिन पहले JNU में भी इस तरह के एक छात्र ने आरोप लगाए, हालांकि उसको रिजॉल्व कर लिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये मामले क्यों हैं, उसकी वजह क्या है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं, और कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से ये बड़ी समस्या पैदा हो रही है? मेरा मानना है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे तौर से एग्ज़ामिन करना चाहिए, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो ये है, जो पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट बहुत कम पैसा देता है। जैसे हॉस्टल्स बनाने के लिए, हॉस्टल्स के मेंटेनेंस के लिए, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी छोड़िए, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हॉस्टल्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। कौन स्टूडेंट्स उसमें पढ़ नहीं सकते हैं, लाइब्रेरीज अच्छे नहीं हैं, रिसर्च के लिए ग्रांट नहीं मिलता है। तो बहुत तरह की, जैसे आपने खुद कहा था कि JRF SRF के पैसे टाइम से UGC से नहीं आते हैं। ये लार्जर प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, सभी स्टेक होल्डर्स को परेशान करते हैं। सेकंड, आप देखिए, गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर आप एक कमरे में कुर्सी मेज़ ज़्यादा डाल दें और ज़्यादा स्टूडेंट्स को ले आएँ तो यूनिवर्सिटी चलेगी। ये ऐसे नहीं चलती है। जब मैंने फर्स्ट JNU ज्वाइन किया था अर्ली 1980s में, तो हमारे क्लासेस में 25 स्टूडेंट्स होते थे, आज 150 हैं। इसका नतीजा ये है कि पहले मैं हर एक स्टूडेंट को जानती थी, अभी भी वो आए तो मैं उसको, मतलब ही रिमेंबर्स मी एंड आई रिमेंबर हर एंड सो ऑन। अब ऐसा है कि आप स्टूडेंट को जानते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल पीछे बैठते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वो आफ्टर सम टाइम वो क्लास में आना बंद करते हैं, वो हॉस्टल में बैठे रहते हैं, एलियनेटेड होते हैं। तो मतलब आई थिंक सरकारी उपेक्षा की भी आप बात करें। हाँ, कहीं न ये कहीं सेकंड सरकारी चीज़ उपेक्षा भी है। थर्ड थिंग इज द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। लेकिन सतीश देशपांडे जी, आपने भी एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मृत्यु शैया पर हैं,
और आपने उसमें कई सारे उदाहरण गिनाए जिसमें स्वायत्तता और सरकारी उपेक्षा की भी बात कही गई। क्या सिर्फ सरकारी उपेक्षा की वजह से इतनी बड़ी खाई पैदा हो रही है या फिर और भी दूसरी वजहें जिम्मेदार हैं? बहुत ही चिंताजनक विषय है। और अगर आज हमारे विश्वविद्यालय बहुत ही एक ऐसा क्षेत्र है, उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है आज जो देश में जिस तरह की भयंकर गैर बराबरी है, उसकी खाई को पाटने का लगभग एकमात्र तरीका उच्च शिक्षा रह गया है। इस वजह से हमें उच्च शिक्षा की चारों तरफ से, हर तरफ से उसकी हमें देखभाल करनी होगी और उसे लेकिन एक वो तरह जो से संजो कर एकमात्र रखना तरीका होगा, रह गया, आप जिससे कह रहे कि वो हैं अपना कि ये हमारे काम कर सके। विश्वविद्यालय गैर उच्च बराबरी को शिक्षा के पाटने का जरिए काम जो समाज के भेदभाव हैं उसकी खाई को पाटने का एक तरीका हो सकते हैं। कुछ संस्थान कोशिश करते हैं, लेकिन जो सवाल व्यापक है वो सिर्फ जाति का नहीं है। उन्होंने भी बताया कि जो हमारी उदात्त और उदार जो विचारधाराएं थीं या जो आत्मविश्वास था वो भी अब कम होता जा रहा है। Let me tell you, as I said earlier also, if we think that law is sufficient, we are really pursuing a very wrong assumption. Law is necessary, legislation is necessary, but not sufficient. So what we are really facing today in India is that there is this equality which is provided by the legal framework, but there is great social inequality, the lag between the what I don't know the English. नहीं, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीचिंग कम्युनिटी है वो जो इक्वालिटी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है उसको आगे बढ़ाए, छात्रों के जरिए या एजुकेशन के जरिए छात्रों को दे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? That's the point I want to make. There is a lag between the legal framework and the societal attitude, an attitudinal lag. We have not yet accepted the fact that India is really a country where equality can be sustained. We still believe that there is some truth in the original understanding that there are variations based on caste. Therefore, I do not, he's also a sociologist like me, Professor Deshpande, I do not really endorse his view that this has nothing to do with caste. The root of that is caste. And in fact, Ambedkar has warned us when he said that on 26th of January we are entering an era of contradiction. We have political equality and certainly not economic. नहीं, लेकिन मेरा तो सवाल ये है, No, there is a lot of social inequality even today, and that is not in terms of the opportunity provided for, but the social attitude of the people. लेकिन सवाल ये है कि हम सोशल एटीट्यूड को क्यों नहीं बदल पा रहे हैं अपने शिक्षण संस्थानों के जरिए? अगर हम शिक्षण संस्थानों के जरिए भी इस एटीट्यूड को नहीं बदल पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आज भी पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। और इसी पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। सुषमा जी, क्या ये विडंबना नहीं है कि आज भी हम अपने विश्वविद्यालयों में पूर्वाग्रह से लड़ने की कोई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? और हम सिर्फ क्या ये कह के चुप बैठ सकते हैं कि क्योंकि हमारे समाज में इस तरह की धारणाएं हैं या हमारे संस्कार हैं, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? नहीं, ऐसे बैठ तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं और ना ही हमें बैठना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है, जो आप बार बार संवैधानिक मूल्यों की बात कर रही हैं, सच में हमने एक आदर्श समाज का सपना अपने संविधान में रखा था, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है। लेकिन वो भ्रातृत्व या बंधुत्व और मानवीय गरिमा, वहाँ एक विशेष कंसेप्ट हमने रखा था, वो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, हमारे मानस में नहीं पहुँच पाए हैं। और इस विडंबना का एक और रूप मैं आपको सामने रखना चाहती हूँ, जो पहले भी था, जो मैं प्रायः पूछती भी हूँ कि हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, और भारत एक विशाल हृदय वाले लोगों का देश है। लेकिन उसी समय में हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे आसपास नहीं आ सकते थे या हमारे समाज का हिस्सा नहीं थे। वही विडंबना जो है वो समाप्त नहीं कर पाए। और इसका एक उदाहरण और भी देना चाहूँगी। इसके पीछे जो कारण है, संविधान ने जो मूल्य दिए थे उसमें अफर्मेटिव एक्शन एक था, जिसकी बात हम आजकल भी करते हैं, आरक्षण है।
और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसा प्रगतिशील विश्वविद्यालय जो अभी तक हम संवेदनशील मानते हैं, आप वहाँ पता करेंगे अगर रिकॉर्ड से, तो शायद 90s में कभी जा कर के वहाँ रिजर्वेशन लागू हो पाया। 1950 में हम आज़ाद हुए थे, और वो इतने दिन बाद क्यों लागू हो पाया, और फिर उसके बाद रोस्टर्स की समस्या, अभी 100 पॉइंट रोस्टर, अभी 200 पॉइंट रोस्टर, ये सब के सब कहीं उस छोटे मानस या छोटे मन के परिणाम या रिफ्लेक्शन थे। और वही सब देखने को मिला जब, अगर आपको याद हो, आप तो शायद उस समय नहीं होंगे, लेकिन मंडल कमीशन जब इस देश में इम्प्लीमेंट हुआ, आज़ादी के समय हमने आरक्षण की व्यवस्था को थोड़ी बहस के बाद आराम से सबने स्वीकार कर लिया और वो हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। लेकिन उसी देश में 20-25 बरस बाद जो काम 25 बरस पहले हो जाना चाहिए था, वह जब होने लगा, तो आप जानती हैं कि कैंपसेस की क्या हालत हुई। और तब से शायद एक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं वो शिक्षित लोगों में भी आया। अब तो स्थिति ये है कि जो सरकारी संस्थान है या जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बजाय ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो सवर्ण लोग हैं, उनका ज़्यादा फोकस अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहा है। और हमारे देश में 38,000-29,000 प्राइवेट कॉलेजेस पनप चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल एक छोटे लेवल पे प्रयास करके हम ठीक कर सकते हैं इसको, या सरकारी तौर पर भी कुछ करने की ज़रूरत? नहीं, इसका समाधान जो है वो केवल और केवल पॉलिटिकल लीडरशिप में ही है। देखिए, अगर यूनिवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई है और वो वाइस चांसलर है, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। हमारे रिफॉर्म्स एजुकेशन में नहीं हुए हैं। 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं। राधाकृष्णन कमेटी ने जो 1948 में कहा था वो आज भी रिलेवेंट है, लेकिन उसके बाद में 25 या 30 और कमीशंस डिफरेंट लेवल के बन चुके हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन एक भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कमीशन इस वजह से क्रिएट कर रहे हैं सो दैट आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। कोई एक ऐसी समस्या को लेके एक कमीशन बना दो और उसको डिफेंड करने के लिए टूल की तरह यूज़ करो। रिफॉर्म करना हमारे हाथ में रखना ठीक नहीं है। अगर रिफॉर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, मुझे एक भी कंट्री नज़र नहीं आती जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कंट्री को नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस दिया हो। पूरी दुनिया से 40 कंट्रीज़ की लिस्ट आप उठाएं, पियर्सन एजुकेशन क्रिएट करता है, आप सारे एजुकेशन सिस्टम्स हैं, एशिया ने उसको फॉलो किया। अमेरिका को हम मानते हैं कि वो फ्री मार्केट है और वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नंबर में ज़्यादा हैं, हो सकते हैं, लेकिन एनरोलमेंट अभी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा है। लेकिन ये पॉलिटिकल रिफॉर्म है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करते हैं तो वो रिफॉर्म्स कभी भी राहुल को ये शंका है और इनके पास अपने दावे भी हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सोशल रिफॉर्म का काम नहीं कर सकते हैं। वो लोगों को रोज़गार परक तो बना सकते हैं, लेकिन समाज में न्याय और समता की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो क्या ये एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है? एक तरफ सरकारें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्राइवेट एजुकेशंस को बढ़ावा दे रही हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे सामाजिक मूल्य, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया ना कि क्या सरकार प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, उसका कारण है हमारी आज के रेट में अगर आप 20% GER लेकर चलें, 27% की अपेक्षा कर रहे हैं, तो कैपेसिटी किधर है? सरकारी संस्थानों में कैपेसिटी नहीं है। सुधा जी ने बताया कि उनके यहाँ 20 से 150 बच्चे हो गए। अब मैं क्लास लेता हूँ IIT दिल्ली में, 500 बच्चे हमारे क्लास में होते हैं, 500 पीपल। तो ये सच्चाई है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी तरफ से, जो मेरे विचार से, जो हमारे उस मूल रूप पर जिसमें हमें अपना आकर्षण करना होगा, अम्बेडकर जी ने 90 साल पहले 1927 में अम्बेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट थी। एंड लेट मी कोट हिम, ही सेज एग्जामिनेशन सिस्टम इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ अ यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस, हार्डली एनी रिसर्च। ये मेजर कॉज है, रिसर्च के नाम पर होता ही नहीं है। अब आप देखिए वो दिन दूर नहीं है जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विल बी डूइंग रिसर्च। नहीं, लेकिन अगर इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो आज भी इंटरनेशनली भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो केवल कारोबारी रिसर्च कर रही हैं, वो सिर्फ कारोबारी रिसर्च कर रही हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो केवल जॉब क्रिएशन का काम करने के लिए पढ़ाई को देखती हैं। वो नेशन बिल्डिंग के लिए या इंसान को बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में कुछ काम कर रही हैं, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कारोबारी का डिफिनेशन अगर आप हमारी तरफ से देखें तो वो सोशल चेंज लाने के लिए रिसर्च कर रही हैं। अब आप सेलफोन की बात कीजिए, सेलफोन जो आप बताएंगे कारोबारी है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन तमाम सेलफोन के आने के बावजूद भी समाज में समानता नहीं है, असमानता घट कर रही है। ऐसा क्यों है? उसका कई कारण है।
ये जो हमें इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक बहुत बड़ी चीज़ कमी जो ये है कि हम कंफ्यूज हैं, हमें करना क्या है, डिग्री देना है या रिसर्च करना है। रिसर्च करना है तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, यही आई थिंक वी नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन दीज टू इश्यूज। ये जब तक कि क्लैरिटी नहीं आएगी इसका फ़ायदा उठाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। I will say only two things now, very briefly. I do not think, I repeat what I said, I do not think that any institution, education, law, etc., can stand independent of the society as a whole. It is not. That's right. But coming back to the private versus public, if anybody thinks that the private universities are only profit-oriented, market-driven, it's not, I mean, this is a phenomenon which has happened even in India very recently. If you go back little in history, and you are not very fond of history, I know, but some of the people who have started pioneering institutions, their motive was not profit, reform, change, particularly नहीं, to लेकिन uplift the people मोमिन साहब, from मुझे below. आपकी बात में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो समाज में असमानता है वो हमारी शिक्षा में भी दिख रही है, आप ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मतलब इतिहास में अगर देखा जाए तो जो यूनिवर्सिटीज़ या जो शिक्षण संस्थान खोले गए वो सामाजिक सुधार के नज़रिए से खोले गए। तो जो सामाजिक सुधार के नज़रिए से खोले गए संस्थान इतिहास में थे, वो आज आगे हम परंपरावादी क्यों होते जा रहे हैं? I am not talking about only universities. There are hundreds of colleges in this country which have been started by private, whichever way you want to define private, not related to the government, have done extremely good work in terms of social change. They would go out of the way to admit people from the lower stratum of society. तो मतलब अब हम सामाजिक सुधार की भी जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हवाले कर दें। अब हमारे सरकारों की और हमारे शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। You are misreading what I have said. What I am trying to say is the dichotomy between the private and the public, that the private is simply profit driven and the public institutions are meant for social change is not correct. This is a mix. Some of the public institutions are so hopelessly run, but some are well run. Take the simple category of central universities. I don't want to comment. If you make a list of the central universities and ask the question, which are the ones which are well done, well administered, and which are the ones which are not. ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले तो कोई भी नहीं साबित हो रहा है। My only point is, let us not dichotomize and generalize. चलिए, उसका बैलेंस कितना प्रैक्टिकल लेवल पे हो रहा है उसके लिए बातचीत करते हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। जी, शुरुआत में आदरणीय देशपांडे जी ने कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक ऐसा देश जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, तो वहाँ पे जो कागजी तौर पर जो कागजात पे जो बातें की जाती हैं और जो वास्तविकता में जो बातें होनी चाहिए, उनके बीच की जो खाई है, जहाँ तक मैं मानता हूँ वो खाई परिवार के, एक फैमिली के लेवल से ओरिजिन होती है। क्योंकि सबसे पहले हमारी फैमिली में, हमारी मेंटालिटी में एक तरीके से इम्पोज कर दिया जाता है कि ये कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम है। अगर बात करें इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की या फिर सरकारी दखल की, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होंगे या डिसिप्लिन होगा, तो वो एक डर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे रिएक्शंस करेगी। तो क्या एक ऐसा एवरलास्टिंग सोल्यूशन नहीं होगा? क्योंकि बातों ही बातों में अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बाहर से वो देख रहा है, लेकिन बातों ही बातों में हमें टॉन्ट किया जाता है, हमें ये फील करवाया जाता है कि आई एम इन्फीरियर टू यू। तो क्या एक ऐसा एवरलास्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन में, जैसा कि सुषमा जी ने कहा था। देशपांडे जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? कोई एवरलास्टिंग सोल्यूशन होगा क्या जिसमें कि जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं उसको दूर किया जा सके? हालांकि हम सब उन्हीं सामाजिक पूर्वाग्रहों से पलकर आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज से 20 साल पहले तक भी शिक्षा उस तरह की नहीं थी जो आज हो गई है, जिसमें कि आज छात्रों को संस्कारों को तोड़ने, उन रूढ़ियों को तोड़ने की कोई शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ सतीश देशपांडे जी, क्या कोई विकल्प है इसको ठीक करने का? जी, पूर्वाग्रहों से दिक्कत हमें ये है कि जो व्यक्ति जिसे हम पूर्वाग्रहग्रस्त मानते हैं, वो अपने आप को पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं मानता। जो मुझे पूर्वाग्रह लगता है वो दूसरे को पूर्वाग्रह नहीं लगता, उसे वो सत्य वचन लगता है। और जैसे आरक्षण की नीति है, संविधान ने उसे सामाजिक न्याय के लिए बनाया, पर बहुत सारे लोग हमारे देश में उसे अन्याय मानते हैं। तो
बात यह है कि वर्चस्ववादी कोई भी तबका इतिहास में कभी उसने अपने वर्चस्व को खुशी खुशी मुट्ठी खोलकर दे दी, दान में नहीं दे दी, ये लड़कर ही लेना पड़ता है। तो थोड़ा जो इसमें घर्षण होगा, थोड़ा जो तापमान बढ़ेगा, वो तो अपेक्षित है। तो मतलब संघर्ष भी जरूरी है और संवेदनशीलता भी जरूरी है। पर अगर संवेदनशीलता की बात करें सुषमा जी, तो वो ऊपर से कोई इंजेक्शन दे के तो लगाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, पर उसको बढ़ाने के और क्या तरीके होंगे? वैसे अमृता जी, मुझे लगता है जितना परेशान हम लग रहे हैं इस समय, उतना परेशान हमें होना नहीं चाहिए। परिवर्तन आया है इस समाज में, इतना परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन आया है और जब वो जो पिछड़ा वर्ग ऊपर आके अपने हक की मांग कर रहा है, तो उसे वो हक नहीं दे रहे हैं। तो वो जो ताकतवर लोग थे, जो मतलब पूरे समाज में और शिक्षा व्यवस्था को भी जकड़े हुए थे, वो उन्हें उनके अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। संघर्ष तो यही है। और नहीं, और जब परिवर्तन होता है तो संघर्ष भी होता ही है। तो इसको आप एक पॉजिटिव दृष्टि से यदि देखें तो आप ये देखेंगे कि ये परिवर्तन की घड़ी है, और इसलिए जो जिन्हें अभी तक अधिकार नहीं मिले थे, वो ये समझ रहे हैं कि ये अधिकार उनके हैं, और वो अधिकार मांगना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। और इसीलिए जो अभी तक अधिकारों पर एकाधिकार रखे थे, वहाँ थोड़ा सा बड़ा स्वाभाविक ही है, थोड़ी बेचैनी है। इस बेचैनी को मैं समझती हूँ ये वही है एक तरह से जो प्रस्फुटन की बेचैनी होती है। इसमें से हो सकता है कि एक ऐसा समाज हम निकाल सकें जो समाज संवेदनशील भी हो, समतावादी भी हो, न्यायपूर्ण भी हो। जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर ज्यादा है, शिक्षकों के ऊपर ज्यादा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ स्टूडेंट सवाल पूछें कि क्या सिर्फ शिक्षकों की ही जिम्मेदारी है या कुछ सरकारों की भी जिम्मेदारी है? मेरा सवाल ये है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेजेस में चुनाव होते हैं, उनमें हमें जातीयता या डिस्क्रिमिनेशन पे बढ़ावा मिलता है। जैसे कि कोई जाति के कोई कैंडिडेट होते हैं, वो बांटना शुरू कर देते हैं, आप हमें वोट करो, ऐसा करो, और फिर उसके बाद जो जीतता है उस पर केंद्र या राज्य के पार्टियों का दबाव होता है। तो जैसे अभी रोहित वेमुला के साथ हुआ कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन दिख ही नहीं रहा, वहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ जा रही है, AVP हो या NSUI, बाकी संगठन काम करते हैं। तो ये कहाँ से ठीक? राजनीति भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस तरह की असमानता के लिए। राहुल जी, स्टूडेंट्स यूनियन का क्रिएशन जो हुआ है वो डेमोक्रेटिक सेटअप को लिंक करने के लिए हुआ है, वहाँ तक तो ठीक है। पार्टीज नो, अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन डायरेक्टली पार्टीज और पॉलिटिशियंस के द्वारा कैंपस के अंदर होगा तो जो आपने कहा है वही होगा। असमानताएं बढ़ेंगी, स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और वो इंटरवेंशन क्रिएट करेंगे। लेकिन असल में पार्टीज की दखल क्यों बढ़ती है? पार्टीज की दखल इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में लैक होता है, जब भी कहीं सरकारी तौर पर कोई कमी रहती है, तो फिर राजनीतिक दलों का दखल बढ़ जाता है। नहीं अमृता जी, मैं तो ये भी कहूँगी, इस देश में हम ये कहते हैं ना पॉलिटिक्स खराब है, लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिक्स को खराब मानेंगे तो हम कभी लोकतंत्र की तरफ जा ही नहीं सकते। शायद हमारे इसे मत मानिए, लेकिन हाँ टीचर्स में मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, आजकल तो जन्मशती चल रही है, जैसे अम्बेडकर जी की चल रही है, महामना मदन मोहन मालवीय की भी चल रही है। और यदि मालवीय जी के जीवन को आप पढ़ें तो जिस प्रकार से उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार किया था, एक बच्चा यदि अपनी फीस नहीं दे पाता है और टीचर कहते हैं उसको निकाल दीजिए, हमने उसको वार्निंग्स दे दी हैं, और वो एक दिन जाकर के उस बच्चे के पास बैठते हैं, पैसे नहीं हैं, वो बच्चा कहता है मैं लिखकर भी नहीं दूंगा, कुछ भी लिखकर भी नहीं देना चाहते हो, अच्छा इस पर हस्ताक्षर तो कर सकते हो। उन्होंने उसकी एप्लीकेशन बनाई, हस्ताक्षर करवाए और फीस अपने आप ही माफ़ कर दी। क्या हम आजकल ऐसा कर पा रहे हैं? इतने सेंसिटिविटी की, संवेदनशीलता की ज़रूरत है। वो वाइस चांसलर थे उस समय शायद वहाँ पर, तो क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? बच्चों की समस्याएं, आपको एक और बात भी कहना चाहती हूँ, कुछ वर्ष पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, IITs में हम बच्चों के पास ऐसे ही गए थे। आई वॉज शॉक्ड टू हियर, उन बच्चों ने कहा हम जहाँ से निकल के आए हैं, हम लगभग वैसा ही वातावरण यहाँ देख रहे हैं, हम ये समझ कर आए थे हम IIT में जा रहे हैं, देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था में जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा देखा है IIT और साइंस के स्टूडेंट्स या तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, उस कम्युनिटी में भी घोर अंधविश्वास और घोर पूर्वाग्रह। वहाँ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस नहीं सिखाया जाता है। They are lacking in human values. I think scientists lack social sensitivity. Don't mind me saying. I fully agree with you. I fully agree with you. This is a reality. Complete disconnect. तो अगर आप US और फ्रांस के एग्जाम्पल को लें तो जो मैम कह रही हैं, सोशल साइंस और नेशनल स्टडीज़, जैसे US अपने कंट्री के बारे में पढ़ाता है ग्रेजुएशन में, फ्रांस जर्मनी अपने कंट्री के बारे में पढ़ाते हैं अपने कंट्रीज़ में ग्रेजुएशन में। हम कुछ नहीं करते हैं।
We are not training them for a society. We are not training them हालांकि for a यशपाल nation. कमेटी ने इस तरह का सुझाव इसको दिया था recommend और किया है। उसके जरूर आए था। भी 5-7 साल हो मैंने गए, अभी लेकिन उसके बाद कुछ इसमें बेसिकली बात वही इसका है। कोई रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा IIT रुड़की में कुछ बच्चों को रस्टिकेट कर दिया 70 गया। लड़कों को। क्यों किया गया? क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं आ सके, क्लियर नहीं कर पाए। ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि उनको रस्टिकेट कर दें। कितनी उम्मीदें लेके वो IIT में आए हैं, ये हमारे बीच लोग में जो extra time हमारे देते बीच हैं। एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। हम लोग ये फाइनली मान- गुड सेंस प्रिवेल्ड ऑन देम, उन्होंने वापस लिया। हालांकि हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं रेस्टिकेशन उचित है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है हम उनको वापस लेते हैं। हम तो लोग extra ये time देते बेसिक हैं for आपके अंदर में जो कहते हैं ना संवेदना होनी चाहिए कि ये बच्चे अलग वातावरण से आए लेकिन हैं। एक आदमी ये की संवेदना सिर्फ नहीं है संवेदना हमारे। की बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि ओवरऑल हमारी व्यवस्था में वो संवेदना होनी चाहिए और बिल्कुल आप समाज सही में कह आनी रहे हैं, चाहिए। वो नहीं है लेकिन संवेदना। नहीं नहीं, बट इट हैज टू स्टार्ट समवेयर। यूनिवर्सिटी में वी गिव 6 months एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन भी में नहीं किया दिया था, गया या दिया गया? वहाँ भी किया नहीं, होगा। अमृता जी, Sudha, UGC we are talking two different things. One is that we must nurture people with a disadvantaged background. I don't think there is any difference. On of that opinion. there is but, no- But our real issue is how is it that a section of our students have become over a period of time mere pawns of political parties? That is the issue with which we are started. Achha, that is and what we with started the with. result, they are not on their own. The students have no autonomy of their own. They are mere appendages of the political parties, and that's a problem. That's a very big problem. मुझे इस पे अलग से बहस करनी पड़ेगी। वैसे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ने कहा था कि हमारे यहाँ जब इस क्लास में 50 बच्चे होते थे तो हम लोग उनके नाम याद रहते थे, और अब 150 बच्चे हो गए हैं तो हमें उनके नाम याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हम क्वालिटी की जगह क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं एजुकेशन में? तो यही तो दैट वाज माय वही तो मैं कहना चाहती थी कि अब एक टीचर के पास अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनल अटेंशन हर एक स्टूडेंट को दे सकते थे, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी एक कमी है हमारी इंस्टीट्यूशंस में। और 150 हो तो 500 कह रहे हैं, तो एंड नॉट जस्ट MA में, अगर आप सोचिए कि एक प्रोफेसर के पास 30 PhD स्टूडेंट है, क्या गाइडेंस करेगा? हाउ विल द पर्सन मैनेज? कितना अटेंशन एक एक को दे सकते हैं वो? और उसमें अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े वीक हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं पढ़ी है, ये नहीं पता है कि राइटिंग स्किल्स नहीं है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते और एक मास कम्युनिकेशन का छात्र होने के नाते मैंने छोटी सी एक चीज़ देखी है कि जो भेदभाव का जो नज़रिया है वो स्कूल से ही शुरू हो जाता है। आपने गौर किया होगा कि 10वीं के बाद 11वीं में जैसे ही बच्चा जाता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर्ट्स और एक कम कॉमर्स, एकदम लास्ट में उनकी CGPA भी कम रखी जाती है। अगर मैं बात करूँ अभी के CCE सिस्टम की, CGPA भी कम रखी जाती है आर्ट्स वाले स्टूडेंट की, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर मॉरल वैल्यूज वैसे नहीं देखे जाते जैसे ह्यूमैनिटीज के अंदर ह्यूमैनिटीज। वही तो मैंने सवाल पूछा था कि मैंने अक्सर देखा है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं या जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके अंदर सबसे ज्यादा अंधविश्वास देखने को मिलता है। और रही क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी की बात, तो स्टूडेंट्स के मामलों में मेरे विचार से राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कितनी बार स्मृति ईरानी और राहुल गांधी इससे पहले आए? कभी नहीं आए। हाँ, ये तो वही है ना कि मोदी जी जो विश्वास दिला रहे हैं मेक इन इंडिया का, उस विश्वास में विश्वास है। लेकिन ये सवाल नहीं है हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब मामला यूनिवर्सिटी के दायरे से बाहर निकलकर व्यापक हो जाता है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना शायद ये मुद्दा इतना आगे बढ़ भी नहीं पाता कि आज हम इसको लेकर चर्चा करते होते। और अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, अगर हम बहस नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर जागरूकता कहाँ से आएगी? इसलिए वो राजनीतिक हस्तक्षेप, हर इंसान जो इस लोकतांत्रिक देश में है उसको राजनीतिक होने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें अगर संस्थान, अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं तो राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरी है, अदरवाइज तो वो उसके लिए अभिशप्त होगा जो होता जा रहा है। But it is a responsibility of the politics and politicians to see that the people who are running the institutions are A, properly selected, and B, they are doing their work as expected. Exactly. To begin with, most of the appointments in the universities are merely political, based on political loyalty, and that is the original sin.
Unless you deal with that, you will not be in a position to tackle the problem. जी, मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ और सतीश जी आपसे जानना चाहती हूँ मैं वो क्या तरीके हों जिससे यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्तता भी बरकरार रहे और उसके अलावा उसकी पहचान भी बरकरार रहे, लेकिन साथ साथ सोशल इंक्लूजन की जो पॉलिसी है, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उसको भी वो आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारी खोई हुई उदारता हम किसी तरह वापस लाएं और हमारा जो खोया हुआ आत्मविश्वास है उसे हम फिर से जगा सकें। आत्मविश्वास और मतभेद का भय अगर न हो तो फिर हम दोबारा वो विवेक जगा सकते हैं अपने में और दूसरों में, जो एकमात्र आधार बन सकता है सहिष्णुता का, संवेदनशीलता का और एक तरह से ऐसे साझा सरोकारों के विकास का जो हमें आगे ले जा सकेंगे। सुषमा जी, आप कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ जो पिछले वर्षों में हमने हायर एजुकेशन को एक्सपेंड किया है वो एक बहुत सोची समझ नीति के तहत होना चाहिए। सिर्फ उनको बढ़ा दिया जाए नहीं, उनमें गुणवत्ता रखी जाए। और जो मैं पहले ही कह रही हूँ, शिक्षा की जो संवेदनशीलता है वो शिक्षकों से प्रारंभ होनी चाहिए। शिक्षकों से वो विद्यार्थियों में जाएगी, विद्यार्थियों से वो समाज में जाएगी और समाज से वो राष्ट्र में जाएगी। सुधा पाई और अमृता जी, एक बात और कह रही हूँ, इस देश में हमने नागरिक नहीं बनाए हैं अभी तक वो व्यक्ति हैं। नागरिक नहीं बनेंगे तब तक नागरिक संस्कृति भी नहीं बनेगी और तब तक वो संस्कृति जिसमें हम एक दूसरे को भारत के नागरिक के रूप में देखें और उसका सम्मान कर सकें, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो नागरिक के रूप में व्यक्ति का परिमार्जन भी इस देश में आवश्यक है। अभी लोकतांत्रिक भारत का नागरिक इस देश में कहीं भी नहीं मिलता, वो भी विश्वविद्यालयों से निकलना चाहिए, उसका निर्माण वहाँ होना चाहिए। जी, लेकिन बहुत सारे जो अभी डिस्कशन में सामने आई बातें और स्टूडेंट्स ने भी जो व्यवहारिक समस्या बताई कि हमारे घर से ही और स्कूल से ही संस्कार की भावना शुरू हो जाती है, भेदभाव की शिक्षा शुरू हो जाती है, तो क्या शिक्षकों को इससे ऊपर उठकर देखने की ज़रूरत नहीं है? एक्चुअली हम लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। सेग्रीगेशन जो है बहुत पहले से शुरू होता है। जैसे आप देखिए प्राइमरी स्कूल में ही आपके पास रूरल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, फिर वेरी गुड प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ऑलरेडी एक सेग्रीगेशन ऑफ एजुकेशन हो जाता है। और हम कहते हैं कि हमने रिजर्वेशन दिया है, कोई फ़ीस नहीं होगी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट फ्री। आपने बुक्स लेने पड़ेंगी, आपने उस बच्चे को पर्टिकुलरली अगर लड़की है तो उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, बहुत तरह के खर्चे होते हैं। तो एक्चुअली फर्स्टली इट इज़ नॉट फ्री, सेकेंडली इट इज़ ऑफ सच पुअर क्वालिटी। तो आपका जो सेग्रीगेशन है वो ऑलरेडी वहाँ पे शुरू हो गया है। तो और जब तक वो सेग्रीगेशन को खत्म करने का जब तक वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुँचता है तो the ability of that student and those coming from private institutions becomes very clear। इसका मतलब ये है कि सेग्रीगेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों पर नहीं डाली जा सकती है, सरकारों को भी इसमें कुछ आगे बढ़कर काम करना होगा। स्टेक होल्डर्स को एक साथ आपको मूव करना होगा। ये नहीं कह सकते कि अब बुखार हुआ है तो पहले बुखार की दवा दे दो, फिर जुकाम की देंगे, फिर किसी और की देंगे। आपको अगर तबीयत खराब है तो उस तबीयत के लिए सारी दवाएं देनी पड़ेंगी, उसमें 6 टैबलेट्स खानी पड़ती हैं तो 6 को। इसी तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ आपको मूव करना पड़ेगा, जिसमें पॉलिटिकल है, ब्यूरोक्रेसी है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोसाइटी है, प्रोफेसर्स हैं और सबसे बड़ा स्टेक है स्टूडेंट्स का। जिस दिन वो डिसाइड करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे अपनी आइडियोलॉजी को लेके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। लेकिन मुश्किल तो ये है ना कि उनके अंदर आइडियोलॉजी देगा कौन, जगाएगा कौन? वो रहे, जगाने का काम तो शिक्षकों करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो रहे। हम जो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी आप रखिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके उससे इंडिपेंडेंट हो जाइए। जी हसनैन साहब। जी, मैं सिर्फ 2 बात कहूँगा। अभी क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर काफ़ी जोर दिया गया। अब अगर आज के डेट में देख लें कि IITs में, एम्स में, IIM में एक समीकरण बदल रहा है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड के। दिल्ली के लोग कम मिलेंगे आपको IIT में, बॉम्बे के लोग कम मिलेंगे IIT में, और ये वो लोग हैं जिनमें गुणवत्ता है, तो उनको रिकॉग्नाइज करके उनको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा, लेट मी कोट, हायर एजुकेशन इज़ द पल्स ऑफ अ नेशन, व्हेन इट इज़ स्ट्रॉन्ग सो इज़ द नेशन। इफ देयर इज़ वन नेशनल इशू विच शुड बी completely protected above politics, it should be and must be education। जी, तो हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी नेशन बिल्डिंग के लिए भी है। और सतीश देशपांडे ने कहा कि अगर आप खुद इतिहास का उदाहरण दे रहे हैं
इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम अपनी खोई हुई विरासत और उदारता को और अपने आत्मविश्वास को हासिल कर लें तो क्या हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और हम नेशन बिल्डिंग में, या मतलब आप जैसे तमाम शिक्षकगण नेशन बिल्डिंग में योगदान कर सकते हैं, जिस नेशन बिल्डिंग की परिकल्पना हमारे संविधान में की गई है, जिसके लिए हम आज तक संघर्ष करते चले जा रहे हैं? Of all the constitutional values, that which is least emphasized is the value of fraternity. Much of what we are seeing today is the total absence of fraternity. Unless the citizens of a country have a sense of commonality, of feeling, of we-ness, we will never be in a position to get out of this. So I would say it is time, while we maintain the importance of equality as a value, we must also emphasize the importance of fraternity as a value. And that will certainly take care of a lot of the skirmishes that are taking place in the country. तो हमें उम्मीद है कि अभी तक जो संघर्ष देखने में आ रहे हैं, छात्रों में जो असंतोष है, वो हो सकता है कि वो संघर्ष का एक ज़रिया हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि समाज में समानता का दृष्टिकोण भी पैदा करना बहुत ज़रूरी है और शायद इससे भी इस मसले का कुछ हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।